जय हिंद प्यारे बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था आईआईटी का रोड मैप और एनडीए के बारे में भी हमने बात करी। अब आपके लिए एक और बढ़िया करियर ऑप्शन है जो कि है डॉक्टर बनने का। तो जैसे कि आप में से कोई बच्चा जो ड्रीम करता है कि नहीं मुझे ना बहुत अच्छा एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, और उसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसा रोड मैप होता है, किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम कौन सा होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, बहुत सारी चीजें जो हमें पता होना चाहिए। तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इस एग्जाम के बारे में पता लगे। जी हाँ, अगर आपका सपना है एक बेहतरीन डॉक्टर बनना, तो बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले एक प्रॉपर गाइडेंस पता होना चाहिए। जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद एक अच्छा कॉलेज मिलता है, आपकी अच्छी एजुकेशन होती है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और कई सारे लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक बड़े एग्जाम की जिसका नाम है नीट। ठीक है, जिसको हम फुल फॉर्म से जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट करके से हम जानते हैं। ये जो टेस्ट होता है बच्चों, नीट का जो टेस्ट होता है, ये आपको बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने के लिए किया जाता है। इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, साल में एक बार होता है ये। और इसको आप जब दे पाते हो जब आप 11th 12th में पढ़ रहे होते हो, आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है, देन आफ्टर 12th जैसे ही आप पास कर लेते हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें जो उम्र होती है आपकी पेपर देने की, वो मिनिमम एज 17 ईयर्स होती है। बाकी मैक्सिमम आप कितनी भी बार दे सकते हो, इसका कोई अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया ऊपर का फिक्स नहीं है। आइए इस पे पूरी तरीके से बात करते हैं कि भाई हम डॉक्टर बनने की अपनी ये जो प्यारी सी जर्नी है उसको कैसे शुरू करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें होती है, आइए बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले एवरीथिंग जो यहाँ पे आपका यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है जिस क्लास से, वो जब आप 10th पास कर लेते हो, व्हेन यू आर इन 11th एंड 12th क्लास, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन एंड बाकी सारी चीजों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आप 11th में होते हो, आपकी फाउंडेशनल जो तैयारी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और उससे पहले भी जो बेसिक फाउंडेशन होता है बच्चों, जिसके ऊपर हम अपने फाउंडेशन बैच में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बड़ी प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग है वो बेसिक से होती है, फाउंडेशनल लेवल पे होती है ना। जब आप 9th 10th में पढ़ रहे होते हो, वहीं से आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता लगने लगता है कि बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है ना। बट जब हम 11th 12th में जाते हैं तो उसका एक हायर स्टैंडर्ड हमें पढ़ाया जाता है, जो कि उस हायर स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए उस बेसिक स्टैंडर्ड की जो चीजें है वो आपको कोर क्लियर होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम पहले फाउंडेशन कोर्स में अपने पढ़ लेते हैं, राइट। अब देखिए, जब नीट एग्जाम हम देते हैं यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हम देते हैं और हम अपनी डॉक्टर बनने की जर्नी यहीं से शुरू करते हैं, इस टेस्ट को देने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो टेस्ट देने के बाद हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट कोई छोटा टेस्ट नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, जिसे कई सारे बच्चे जो ड्रीम करते हैं आगे चल के डॉक्टर बनने के लिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि होम्योपैथी डॉक्टर हो गया, बीपीटी आपका हो गया, अलग अलग मतलब उसमें डॉक्टर, बीडीएस हो गया आपका, डेंटल के लिए हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, सबसे बड़ा आपका कोर्स हो जाता है एमबीबीएस, जिससे कि आप सर्जन भी बन सकते हो। आप डिफरेंट मतलब सेगमेंट्स में डॉक्टर बन सकते हो, अलग अलग, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें जो कनेक्ट होती हैं, ये सारे के सारे जो हमारे जो कोर्सेस होते हैं, ये एक ही एग्जाम के थ्रू कनेक्ट होते हैं, दैट इज नीट। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। अब ये एग्जाम देने वाले एम्बिशियस बच्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, कम से कम 22 से 23 लाख बच्चे होते हैं। बट उसमें जो सबसे सीरियस होते हैं, जो बहुत ही सीरियस होते हैं, हमेशा से ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बड़ा रूल है कि बच्चे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटेजी, सही तैयारी और सही सीरियसनेस के साथ बहुत कम बच्चे आते हैं। तो 22-23 लाख में भी बहुत कम सीरियस ऐसे बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, एक राउंड फिगर की हम बात अभी करते हुए चलेंगे आगे। बाकी देखिए, यहाँ पे आयुर्वेद का हो गया, ये कोर्स जो होता है BA MS, ये आयुर्वेद के आपको डॉक्टर बनने के लिए होता है ना। BDS आपका डेंटल के लिए होता है, MBBS हमने देख लिया। तो ये सारे जो एग्जाम्स है, मतलब कोर्सेस है, ये इसी एग्जाम से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, आगे बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बच्चों हमें 12th पास होना चाहिए। ठीक है, जब हम 12th पास कर लेते हैं, एंड नाउ वी आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम आफ्टर 12th क्लास। बट आपकी जो फाउंडेशन जो तैयारी है
वो 11 से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, तो आपकी जो तैयारी है वो 11 से आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। बट उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्ट्रीम क्या होना चाहिए। देखिए 10 तक तो हम पढ़ रहे होते हैं, हमारी कोई स्ट्रीम डिसाइड नहीं होती, हम सारी चीजें पढ़ते हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ पढ़ते हैं। बट अब जैसे कि हमें आगे अपना कैरियर के लिए पढ़ाई करनी है, तो हमारे पास एक फिक्स क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होना चाहिए कि भाई अगर हम मैथमेटिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहे हैं, तो हम आईआईटी की तैयारी में जाएंगे, है ना, इंजीनियरिंग की। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रहे हैं, तो फिर हमारा पेपर कौन सा हम दे सकते हैं, नीट का दे सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटी और नीट, पहले आपकी स्ट्रीम, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन जो सब्जेक्ट है उसका आपके पास ग्रुप होना चाहिए। यानी कि जब आप 10th पास करते हो, आप 11th में आते हो, तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स होना चाहिए वो कौन से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। फर्स्ट तो ये वाली बात हो गई, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी एज जो है वो नहीं बताई गई है अभी तक, ठीक है। ये एग्जाम आप मैक्सिमम कितनी भी एज में दे सकते हो, कितनी भी एज में दे सकते हो और कितनी भी बार दे सकते हो। आईआईटी जैसे होता है, तो आईआईटीज में हमने बात करी थी कि वो 2 ईयर्स में ही आपको अटेम्प्ट देना होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होते, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आप इसमें अटेम्प्ट ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ नो अपर यहाँ पे एज लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है ऊपर, है ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आप कितने भी दे सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है, हम इसको प्लस पॉइंट मान सकते हैं कि हम अटेम्प्ट्स भी हमारे पास ज्यादा है और हमारे पास तैयारी की एज भी ज्यादा है। मिनिमम एज हमारे पास 17 है, बट हम मैक्सिमम कितनी एज तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। अरे लेकिन क्या ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपने डॉक्टर बनने के सपने को आगे खिसकाते रहेंगे, जल्दी करेंगे प्रिपरेशन, जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, मिनिमम 12th जो बोर्ड के आपके मार्क्स होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हमने देखा था कि एनडीए और आईआईटीज में भी इंपॉर्टेंट था कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट होता है वो आपका एक फिक्स होना चाहिए जितना यहाँ मांगा जाता है। जैसे कि आईआईटीज में, एनडीए में हमने बात करी थी, तो वहां पे आपका 75%, 70% तक होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो आपके लिए मिनिमम जो परसेंटेज है यहाँ पे, वो आपको जनरल कैटेगरी में आपका 50% होना चाहिए। यानी कि तीनों के जो मार्क्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिला के जो मार्क्स होते हैं, जो एवरेज होता है, वो आपका कितना निकलना चाहिए, 50%। कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप बहुत सही तरीके से भी पढ़ोगे ना, तो ये तो खैर बहुत नॉर्मल स्कोर है, बच्चे 80-90% है ना, 95% तक स्कोर कर लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, इसमें 45 होना चाहिए फिजिकली, मतलब जो आपके डिसेबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है। और जो SC ST एंड OBC के लिए इसमें बेटा कितना परसेंट आपको चाहिए, अब 40% चाहिए, है ना। अब ये ना एवरेज होता है, मतलब ये तीनों मार्क्स का क्या होता है, आपका एवरेज परसेंटेज होता है। तो अगर आपका एवरेज परसेंटेज इतना आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इतने से ऊपर आ जाता है, तो यानी कि आप इस एग्जाम को देने के लिए क्या हो, आप एलिजिबल हो, नीट एग्जाम को आप दे सकते हो। तो इतना आपको कम से कम परसेंटेज अपना 12th में स्कोर करना है। कहाँ स्कोर करना है बच्चों, 12th में, ठीक है, मिनिमम मार्क्स। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये एग्जाम कराता कौन है। देखो पहले क्या होता था, पहले ये जो एग्जाम था ना, नीट का एग्जाम, ये पहले मतलब नहीं होता था, इसकी जगह कोई और एग्जाम होता था, AIPMT करके होता था, 2000 मतलब 13 के अप्रोक्स आसपास की बात है। बट फिर ये 2016 से ये स्टार्ट होता है, इसको एक नई बॉडी कराना स्टार्ट करती है एग्जाम को, जिसका हमारा नाम है NTA, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। जो आपका IITs का एग्जाम, ठीक है, आपके और भी डिफरेंट जो आपके अभी जो आप एग्जाम दे रहे होते हो सैनिक के, वो भी आपका होता है NTA द्वारा, ठीक है। तो वही जो बॉडी है NTA, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और ये जो एग्जाम है बच्चों, ये ऑफलाइन मोड पे होने वाला एग्जाम है ना। ये कैसा एग्जाम है, ऑफलाइन मोड का एग्जाम, यानी ये ऑनलाइन नहीं होता, IITs की तरह यहाँ पे ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। यहाँ पे आपको पेपर दिया जाता है, आपके पास OMR शीट होती है, और उस OMR शीट के अंदर आपको गोले फिल करने होते हैं। ठीक वैसे ही होता है जैसा अभी आप अपने लेवल पे एग्जाम देते हो, RMS, सैनिक, तो वहां पे भी आपका ऑफलाइन होता है ना, OMR वाला होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, सेम टू सेम,
है ना। तो ऑफलाइन पेपर होता है, हो सकता है आने वाले टाइम में मतलब ये ऑनलाइन मोड पे भी शिफ्ट हो, बट अभी ये ऑफलाइन मोड पे ही होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, ये आपको 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। ये तो देखो हमें हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिस्पैरिटीज हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होता है। ये चीज बहुत अच्छी बात है ना। जो जिस लैंग्वेज में देना चाहता है वो दे सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी रीजनल आपकी भाषा है उसमें आप दे सकते हैं एग्जाम को। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें रहती है। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, देखो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पैटर्न जैसा हमने देखा, सबसे पहले हम 12th में अपनी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपके दो आ जाते हैं, यहाँ पे एक जूलॉजी आ जाती है, एक जूलॉजी आ जाती है, एक आपकी आ जाती है यहाँ पे बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। ये प्लांट्स की स्टडी के लिए होती है ये वाली किताब, और ये आपकी एनिमल्स के लिए होती है। ठीक है। केमिस्ट्री भी बहुत बड़ी होती है, जो आप 10th लेवल पे जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो ना, बायोलॉजी पढ़ते हो, उससे तो इसका स्तर बहुत ज्यादा ही ऊपर होता है, बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत हैवी मतलब पढ़ना पड़ता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो तैयारी जो है ना वो हम 11th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें हायर पढ़ना है ना, हमें हायर पढ़ना है। लेकिन हायर पढ़ने के लिए फाउंडेशन कहाँ से बनेगा, फाउंडेशन बनेगा 9th 10th और पीछे की जो क्लासेस है वहां से, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। आपकी फाउंडेशन जो है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, आपको बेटा आपको फाउंडेशन तैयार कराते हैं। ठीक है। फिर आप ये हायर स्टडीज जो है इजिली कर लेते हैं। तो फिजिक्स होती है या केमिस्ट्री होती है, और आपकी बायोलॉजी में दो एग्जाम, इधर बायोलॉजी। यहाँ पे 45 क्वेश्चन आते हैं बच्चों सभी के। कितने आते हैं, 45 इधर। ठीक है, 45 इधर आता है, और 45 यहाँ पे आते हैं। तो इसका 45 आता है जूलॉजी का, और इसका भी 45 क्वेश्चन आता है। और हर एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों, हर एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है बेटा, 4 मार्क्स का आपका क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, और माइनस मार्किंग भी होती है बच्चों। ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो माइनस मार्किंग भी होती है। तो 4 जो आपको सही करने के नंबर मिलते हैं, और अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक नंबर माइनस हो जाता है, यानी -1 की मार्किंग होती है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करते जाएंगे, ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये जो टोटल पेपर होता है आपका, टोटल पेपर कितने क्वेश्चंस का होता है, 45 45 90 वो 45 45 90 वो, यानी 180 क्वेश्चंस आते हैं। और 180 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का बेटा। तो यानी टोटल जो पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है आपका टोटल पेपर, 720 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, ये 720 का टोटल पेपर होता है। अब इस टोटल पेपर जो आपका 720 का एग्जाम है आपका, इसको करने के लिए हमारे पास होते हैं 3 आवर्स, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में हमें ये पेपर को ऑफलाइन सेंटर पे जाके करके और OMR फिल करनी होती है। ठीक है, इस तरीके से पेपर दिया जाता है। फिर देखिए आगे और क्या क्या रहता है। फिजिक्स आपका 45 क्वेश्चन हो गया, बॉटनी 45 हो गया, केमिस्ट्री हो गया 45, जूलॉजी हो गया 45, है ना। बायोलॉजी का देखो यहाँ वेटेज ज्यादा है, क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, आप मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी तो अच्छी आना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें, तभी तो आप यहाँ पे आए हो कि नहीं, है ना। अच्छा, फिर देखिए आगे। तो ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों को मिला दो, तो भी उससे ज्यादा वेटेज यहाँ पे किसका है, बायोलॉजी का है ना। तो बायोलॉजी एग्जैक्टली आपका 50% आपके टोटल नीट स्कोर का बनाता है, इसलिए काफी बढ़िया भी आती है, काफी डीप भी आती है ना। उसमें दो दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं बायोलॉजी में, जूलॉजी अलग और बॉटनी अलग। ठीक है, तो जब आप उस क्लास में जैसे एंटर करते हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ अभी प्रिपरेशन के टाइम पे भी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको ये बात समझना होगा कि बायोलॉजी का यहाँ पे क्या है, वेटेज काफी ज्यादा है, 360 नंबर की अकेली है। ठीक है, +4 आपको मिलता है करेक्ट के लिए, और 1 नंबर आपका कम हो जाता है अगर आप गलत देते हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करते हो, अनअटेम्प्ट होता है, तो फिर आपको उसके लिए कोई स्कोर नहीं मिलता, सिंपल सी बात। ठीक है, अल्टीमेट स्टडी क्या है, प्लान, सिलेबस जो है आपका स्ट्रिक्टली वो किस पे रहता है बच्चों, 11th 12th की बायोलॉजी, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी,
ज्यादातर तैयारी आपकी जो है वो इसी किताब से हो जाती है, और यही वो बुक है जो आपको पूरी बायोलॉजी यहाँ से कवर करनी होती है। अभी तक ऐसा मतलब रिसर्च में पाया गया है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो एनसीईआरटी से बाहर जाता है, पूरी एनसीईआरटी आती है कंप्लीट। तो आपका देखो पूरे जो क्लास के कॉन्सेप्ट होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड के होते हैं, और पेपर का लेवल जो है वो कॉन्सेप्चुअल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी जो है आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करके, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होती है। अब देखिए ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है कैच का वो यहाँ पे ये है कि भाई पेपर तो देने वाले हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कंपटीशन काफी बड़ा है। ठीक है, 22 to 23 लाख जो बच्चे हैं, जो की संख्या घटती बढ़ती रहती है, इतने बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं नीट का। ऊपर से कोई मैक्सिमम एज भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा ही बच्चे भी दे रहे हैं। ठीक है, किस एज में भी दे रहे हैं, कितनी बार भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या है वो कितनी है, 50 से 60 हजार है खाली। यानी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, एम्स मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में, एम्स में हर कोई चाहेगा कि भाई हमारी पढ़ाई एम्स में हो। ठीक है, टॉप हमारे भारत के टॉप जो मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो एम्स ही है। तो एम्स के अंदर आपका एडमिशन होना, उसके लिए सीट्स जो है, खाली एम्स नहीं और भी जो गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं उनमें इतनी ही सीट्स टोटल होती हैं जो इन बच्चों को मिल पाती हैं, ये वाली सीट्स जिनका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। यानी आप कम से कम ये मान लीजिए कि 720 में से आपका स्कोर 600 प्लस होना ही चाहिए। 600 प्लस, 600 प्लस स्कोर होगा तभी ये सीट आपकी गवर्नमेंट की कंफर्म हो सकती है। नहीं तो फिर क्या होगा, प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाई हो जाती है बढ़िया से, बट यहाँ पे फी जो है, फीस जो होती है वो ज्यादा रहती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम रहती है, सिंपल सी बात। ठीक है ना। और रेपुटेशन भी देखा जाए तो ज्यादा होती है गवर्नमेंट की, है ना, ये भी समझ रहे हैं हम बात को। तो गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको कम से कम 600 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं। और वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो 500 के अप्रोक्स या 500 से अबव आपके मार्क्स हैं तो आपको इजीली प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। इससे नीचे वाले तो सुपड़ा साफ है, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक और बड़ी बात, यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर अपना एक रिजर्वेशन चलता है, एक रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, वो रिजर्वेशन कैसा है, रिजर्वेशन ऐसा है कि जो स्टेट की जो सीट्स होती हैं, जैसे किसी कॉलेज, कोई कॉलेज है जो वहाँ स्टेट में है, किसी पर्टिकुलर एमपी यूपी में है, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे ना उनको 85% क्या मिल जाता है, स्टेट कोटा मिल जाता है। यानी 85 बच्चे, अगर 100 सीट है तो 100 सीट जो होंगी मध्य प्रदेश में, उसमें 85 सीट्स जो होंगी वो उन बच्चों के लिए फिक्स रहेंगी जो वहां मध्य प्रदेश के हैं और जिनके पास वहीं की क्या है, डोमिसाइल है। बाकी उस कॉलेज में 15% जो बच्चे होते हैं, जो 15 सीट्स होती है, वो इंडिया के किसी भी हिस्से से उसको कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मतलब किसी अदर स्टेट के कॉलेज में एडमिशन चाहते तो वही वाली बात है, आपको 15% पे चांस रहेगा और अपने स्टेट के अंदर आपके पास चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वही चीज है, जैसी मतलब आपका स्कोर और रैंक बनती है उसी हिसाब से अलॉटमेंट हो जाता है ना। मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा है और 85% कैसा है, स्टेट कोटा है। ठीक है, ये रिजर्वेशन इस तरह का यहाँ पे रहता है। तो इसलिए इसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट करिए। यहाँ हमने आपको पूरी तरीके से एकदम क्लियर किया है कि कैसे आप इस एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप 10th पास करते हैं, आफ्टर व्हेन यू पास योर 10th बोर्ड एग्जाम और व्हेन यू एंटर इन द क्लास 11th क्लास, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू टू चूज द राइट स्ट्रीम, कि भाई हमें 11th क्लास में स्ट्रीम कौन सी लेनी। अगर हमारा सपना है कि हम डॉक्टर बने, ठीक है, डॉक्टर बने इस तरीके से बढ़िया व्हाइट कोट पहन के, है ना, देश सेवा करें, अच्छे डॉक्टर बने, है ना, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़े, तो पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हमें 11th में अपने सब्जेक्ट चूज करने और 11th क्लास से हमको तैयारी शुरू कर देनी है। और इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे जो हमारी 9th 10th वाली जो क्लास होती है, जहां से हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ी थोड़ी हमें चम्मच से पिलाई जा रही है, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें, उनको बड़ा मजबूती के साथ पढ़ें। और उसके लिए आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ सकते हैं, जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। वाईटी पे भी हमारे फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आप वहां भी देखिएगा क्वालिटी कैसी है ना, कैसा आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। क्योंकि
बड़ी प्रिपरेशन के लिए पहले हमें उसका बेसिक फाउंडेशन मजबूत करना पड़ती है, और यही चीजें हम कराते हैं आपको प्राइम क्लासेस कोचिंग में, ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर, जहां पे हम आपको एनसीईआरटी, बियॉन्ड एनसीईआरटी हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी तो देखो इंपॉर्टेंट है ही एग्जाम्स के लिए, बट हम बियॉन्ड एनसीईआरटी भी आपको चीजें काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते, कॉन्सेप्चुअली समझाते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं या किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें द प्राइम क्लासेस से। जय हिंद।